नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर मलेशिया में 20वें ईस्ट एशिया सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक पीएम मोदी 26 अक्टूबर को आसियान इंडिया सम्मेलन में वर्चुअल जुड़ेंगे, जबकि 27 अक्टूबर को मलेशिया में जयशंकर पीएम का प्रतिनिधित्व करेंगे। 22वां आसियान इंडिया सम्मेलन 26 से 28 अक्टूबर तक कुआलालंपुर में आयोजित होगा। विपक्षी कांग्रेस ने पीएम मोदी के मलेशिया न जाने पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का सामना नहीं करना चाहते। आसियान दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का समूह है जिसमें भारत सदस्य नहीं है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी कुआलालंपुर शिखर सम्मेलन में जाएंगे या नहीं। अब ये लगभग तय हो गया है कि पीएम वहां नहीं जाएंगे। इसका मतलब है कि उन्हें दुनिया के नेताओं के साथ गले मिलने, फोटो लेने या अपने आप को विश्व गुरु दिखाने के कई मौके गंवाने पड़ेंगे। मोदी जी ना जाने का कारण सरल है, वो राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा संभावित तौर पर टारगेट किए जाने से बचना चाहते हैं। कुछ हफ्ते पहले उन्होंने इसी कारण मिस्र में होने वाले गजा शांति शिखर सम्मेलन में भी भाग लेने से इनकार कर दिया था। सोशल मीडिया पर ट्रंप की तारीफ में संदेश पोस्ट करना एक बात है, लेकिन उनके साथ शारीरिक रूप से दिखना, जो बार बार ये दावा कर चुके हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर रोका और 5 बार ये कहा कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करने का वादा किया है, ये मोदी जी के लिए बहुत जोखिम भरा है। शायद पीएम उस पुराने बॉलीवुड गीत को याद कर रहे हैं, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। पश्चिम बंगाल में दिवाली और काली पूजा की रात को अवैध पटाखे फोड़ने और उपद्रव करने के आरोप में 153 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार 43 लोग प्रतिबंधित पटाखे फोड़ने के आरोप में पकड़े गए, जबकि बाकी उपद्रव के आरोप में। राजधानी कोलकाता में 16 गिरफ्तारियां हुई और पूरे राज्य में 1000 किलो से ज्यादा अवैध पटाखे जब्त किए गए। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को प्रदूषण रोकने के निर्देश दिए थे। इसके बाद पुलिस ने दिवाली में शाम 8 से रात 10 बजे तक ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दी थी, लेकिन कई शहरों में देर रात तक पटाखे फोड़े गए। 28 नवंबर को छठ पूजा पर भी सुबह 6 से 8 तक ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति है। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप के लीग मैच में भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की। ओपनर स्मृति मंधाना और कृतिका रावल ने शतक लगाते हुए 212 रन की धमाकेदार साझेदारी की। खबर लिखे जाने तक भारत ने 38.3 ओवर में एक विकेट खोकर 240 रन बना लिए थे। स्मृति मंधाना 109 रन बनाकर आउट हुई, जबकि कृतिका रावल 100 रन बनाकर क्रीज पर हैं। जेमिमा रोड्रिग्स 15 रन बनाकर खेल रही हैं। इस मैच में कृतिका ने वनडे में सबसे तेज 1000 रन बनाने के रिकॉर्ड की बराबरी की। टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत के लिए यह जीत बेहद जरूरी है। भारत ने शुरुआती 2 मैच जीते थे, लेकिन इसके बाद लगातार 3 मैच हारे हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा में पेट्रोल पंप पर एसडीएम छोटूलाल शर्मा का विवाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में शर्मा को कर्मचारी के साथ झगड़ते और एक कर्मचारी को थप्पड़ मारते देखा गया। बाद में दीपिका व्यास नाम की महिला ने खुद को एसडीएम की पत्नी बताकर एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें आरोप था कि कर्मचारियों ने अश्लील टिप्पणियां की। पुलिस ने 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया, लेकिन अब सामने आया है कि व्यास शर्मा की कानूनी पत्नी नहीं है। अधिकारी की असली पत्नी पूनम शर्मा बच्चों के साथ अलग रह रही हैं और पहले भी उन्होंने एसडीएम के खिलाफ मामला दर्ज किया था। शर्मा का विवादित अतीत, सस्पेंशन और घरेलू विवाद भी सामने आ चुका है। लद्दाख के क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक इस वक्त जोधपुर की सेंट्रल जेल में है। सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत यहां रखा गया है। अब उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बारेंट बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक सोनम वांगचुक की पत्नी अंगमो ने आरोप लगाया है कि राजस्थान पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रही है। उन्होंने कहा कि जब भी वो अपने पति से मिलने के लिए जोधपुर सेंट्रल जाती हैं, वहां पर तब से लेकर दिल्ली लौटने तक पुलिस उनके साथ रहती है और उनकी हर गतिविधि की निगरानी रखती है। अंगमो ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा भी दायर किया है। अपने हलफनामे में उन्होंने कहा कि सितंबर के अंत से उन्हें लगातार दिल्ली में निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि 7 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को जब वो जोधपुर सेंट्रल जेल में सोनम वांगचुक से मिलने गईं, तो जोधपुर एयरपोर्ट पर उतरते ही उनकी निगरानी रखना पुलिस ने शुरू कर लिया और पुलिस ने उन्हें अपने वाहन में बैठा लिया और पूरी यात्रा के दौरान पुलिस उनके साथ ही रही। सोनम वांगचुक की पत्नी ने कहा कि उन्हें पहले से अपनी यात्रा की जानकारी अधिकारियों को देनी पड़ती है।
अंगमो ने कहा कि जेल के अंदर जब वो अपने पति से मिल रही थी तब एक डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस मंगलेश और एक महिला कांस्टेबल वहीं पे पास में बैठी रहीं और उनकी बातचीत के नोट्स ले रही थीं। हलफनामे में अंगमो ने कहा कि मुझे जोधपुर में किसी और से मिलने या कहीं और जाने की अनुमति नहीं दी गई। जब मेरे पास ट्रेन में सवार होने से पहले कुछ घंटे थे तब भी पुलिस ने मुझे रेलवे स्टेशन ले जाकर वहीं बैठाए रखा। ट्रेन में भी अधिकारी मेरे साथ बैठे रहे और 2 घंटे बाद मेरता रोड जंक्शन पर उतर गए। कांग्रेस ने अब कर्नाटक के आलंद में वोट चोरी के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा है। कांग्रेस ने कहा कि कर्नाटक के आलंद में हुई वोट चोरी में बड़ा खेल सामने आया है। एसआईटी को सबूत मिले हैं कि आलंद सीट पर हर एक वोटर को डिलीट करने के लिए 80 रुपए का पेमेंट किया गया था। कर्नाटक एसआईटी ने जांच में पाया कि वोट चोरी के इस खेल में 6018 वोटरों के नाम डिलीट करने के लिए फर्जी आवेदन किए गए, जिसके लिए कुल 4.8 लाख का पेमेंट हुआ। वोटर डिलीट करने के ये फर्जी आवेदन कलबुर्गी के एक डेटा ऑपरेटिंग सेंटर से भेजे जा रहे थे। इससे पहले नेता विपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर्नाटक की आलंद विधानसभा में वोट चोरी का खुलासा किया था, जिसके बाद एसआईटी ने वोट चोरी की जांच शुरू की थी। इस मामले में एसआईटी ने बीजेपी नेता सुभाष गुट्टेदार, उनके बेटों और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट के ठिकानों पर छापा मारकर 7 लैपटॉप और कई मोबाइल फोन बरामद किए हैं। कांग्रेस ने कहा कि जरा सोचिए, वोट चोरी का ये भंडाफोड़ तो सिर्फ एक विधानसभा सीट का है। बीजेपी ने इस तरह कहां सिस्टमैटिक वोट चोरी की है उसका खुलासा होना भी बाकी है। बीजेपी की ये वोट चोरी लोकतंत्र पर सीधा हमला है, जहां गरीबों और वंचितों के अधिकारों को छीना जा रहा है, उनकी आवाज दबाई जा रही है। लेकिन अब और नहीं, बीजेपी की वोट चोरी और चुनावी धांधली का सच पूरे देश के सामने आ चुका है। जनता इनकी नीयत समझ चुकी है, करारा सबक सिखाएगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा के शरद सत्र के पहले दिन ही हंगामा देखने को मिला। ये विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के निधन पर श्रद्धांजलि देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि एनसी विधायक बशीर वीरी ने कहा कि मलिक की भूमिका विवादित रही थी। इस पर बीजेपी विधायक श्यामलाल शर्मा ने आपत्ति जताई और मांग की कि ये टिप्पणी रिकॉर्ड से हटाई जाए। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठर ने कहा कि दिवंगत के प्रति सम्मान बनाए रखें, लेकिन टिप्पणी हटाने से इनकार कर दिया। श्रद्धांजलि भाषणों के अंत में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि शायद मलिक ने वही किया जो उन्हें सही लगा होगा। कांग्रेस नेता जी.ए. मीर ने सत्यपाल मलिक को एक स्पष्टवादी और लोकप्रिय नेता बताया और कहा कि उन्होंने अपने आखिरी दिनों में सच्चाई सामने लाने के लिए संघर्ष किया। वहीं पीडीपी विधायक रफीक नाइक ने कहा कि किसी व्यक्ति के निधन के बाद उसके बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, भले ही मतभेद क्यों न रहे हों। बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन का सीएम चेहरा आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव होंगे। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी होंगे। गहलोत ने कहा कि उप मुख्यमंत्री और भी लोग बनाए जाएंगे जो पिछड़े समुदाय से होंगे। उन्होंने कहा कि हमारे नेता तो तेजस्वी यादव हैं, एनडीए बताए कि उनका सीएम फेस कौन होगा। सिर्फ नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे कहने से नहीं चलेगा। बिहार चुनावी माहौल में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव पर करारा हमला बोला। रविशंकर प्रसाद ने तेजस्वी यादव की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को बोलने से पहले सोचना चाहिए कि वो कह क्या रहे हैं। उनके पिता लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के 4 मामलों में कुल 32.5 साल की सजा हो चुकी है, यानी कि 32.5 साल की सजा हो चुकी है और वे अब भी दिल्ली की सीबीआई अदालत में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। तेजस्वी यादव खुद आईपीसी की धारा 420 के आरोपी हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता जानती है कि राज्य के विकास में किसका योगदान है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की डबल इंजन सरकार ही बिहार को आगे बढ़ा पाएगी। बिहार में चुनावी जंग तेज होती जा रही है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव मार्च-अप्रैल 2026 में होने वाले हैं। ऐसे में चुनाव आयोग द्वारा प्रस्तावित स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ मुखर रही हैं, लेकिन टीएमसी के विधायक और सांसद इसके लिए अपने क्षेत्र में तैयारियां तेज कर रहे हैं। पार्टी नेताओं ने अपने क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं की बैठकें आयोजित की हैं और उन्हें निर्देश दिया है कि बीएलओ यानी कि ब्लॉक लेवल अधिकारी जब घर घर जाकर वोटर लिस्ट की जाँच करें तो सुनिश्चित करें कि किसी का नाम हटाया न जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.